गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की क्लास में हम बात करेंगे संसाधनों की संकल्पनाओं की। और इस चैप्टर में हम देखेंगे संसाधनों की कुछ परिभाषाओं के बारे में, डेफिनेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो हमने पिछली क्लास में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं ये कि संसाधन भूगोल का विषय क्षेत्र क्या है, संसाधन भूगोल का प्रभाव क्षेत्र क्या है, तथा इसमें हम क्या अध्ययन करते हैं और इसकी हमें आवश्यकता क्यों है। तो संसाधन होता क्या है उसके बारे में डिटेल से हम आज इसमें देखते हैं। संसाधन की कुछ परिभाषाओं को देखेंगे, कुछ भूगोलवेत्ताओं द्वारा दी गई प्रमुख परिभाषाओं को हम इसमें पढ़ेंगे। तो देखिए, आप संसाधनों की संकल्पना पर पिछला जो शताब्दी है, 19वीं शताब्दी है, उसमें काफ़ी विचार सामने आए। मुख्यतः दो विचारधाराएं इसमें आपको देखने को मिलती हैं। जो संसाधन भूगोल है उसके ऊपर आपको दो विचारधाराएं देखने को मिलती हैं। तो जो दो विचारधाराएं हैं वो कौन सी हैं? पहली विचारधारा है वो आपकी यूएसए में विकसित हुई है, अमेरिका में विकसित हुई है, ठीक है। और दूसरी जो विचारधारा है वो रूस के वैज्ञानिकों, रूस के भूगोलवेत्ताओं या रूस के विचारकों द्वारा प्रस्तुत की गई। तो जो यूएसए वाली डेफिनेशन है रिसोर्सेज की, जो यूएस के पॉलिटिशियंस, वहाँ का जो इंटेलेक्ट है, उन्होंने विकसित की है, वो है पर्याप्तता विषयक, जिसका मेन जो थीम है वो है कि पृथ्वी पर पर्याप्त रिसोर्सेज हैं। और ये विचारधारा आपकी पूंजीवादी विचारों से प्रभावित है। दूसरी जो रूस द्वारा प्रस्तुत है वो है न्यूनता विषयक, अर्थात जो रिसोर्सेज हैं पृथ्वी पर वो आपके न्यून है, ठीक है, वो अबंडेंस में नहीं है, पर्याप्त नहीं है। तो यह है आपकी साम्यवादी विचारधारा से प्रभावित, ठीक है। प्रथम विचारधारा पृथ्वी पर संसाधनों की कोई कमी नहीं मानती। बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, बहुत सारे संसाधन हैं, क्योंकि मानव क्या करता है, अपने प्रयासों से और अपनी तकनीकी से नित नए संसाधनों का विकास करता रहता है। तो ये कहती है कि जो संसाधन है वो आपके असीमित हैं, क्योंकि मानव अपने तकनीकी विकास द्वारा नवीन संसाधनों का सृजन करता रहेगा। जो दूसरी विचारधारा है वो पृथ्वी पर संसाधनों की न्यूनता या उनकी समापनीयता, कि वो एक समय पर समाप्त हो जाएंगे यदि हम उनका अच्छे से उपयोग या अनुकूलतम उपयोग नहीं करेंगे। तो जो दूसरा विचार है या रशियन जो विचार है वो क्या करता है, संसाधनों को न्यूनता में या समापनीयता में स्वीकार करता है, ठीक है। तो ये जो विचार है ये बोलता है कि जो संसाधन है वो आपके समापनीय हैं और उनका संरक्षण और उनका नियोजित उपयोग किया जाना अत्यावश्यक है। तो जो वर्तमान में प्रचलित सतत विकास की अवधारणा है वो बेसिकली ये न्यूनता और समापनीयता के विचार पर ही आधारित है। और ये आपका जो विचार है ये साम्यवादी विचारधारा से प्रभावित है और ये एक रशियन विचार है, ठीक है। लेकिन वर्तमान में आप देखोगे जो पहली विचारधारा है पूंजीवादी विचारधारा, हालांकि वो पर्याप्तता मानती है संसाधनों की, लेकिन उस पर्याप्तता में यदि आप अनुकूलतम उपयोग नहीं करोगे या अत्यधिक विदोहन करोगे संसाधनों का, तो वो जो सफिशियंसी है वो आपकी अनलिमिटेड टाइम तक या इन्फिनिटी तक नहीं रह पाएगी, ठीक है। क्योंकि तकनीकी विकास की भी एक सीमा होती है, एक सीमा के बाद में आप तकनीकी विकास कितना भी कर लो, संसाधनों का उपयोग आप अनंत काल तक नहीं कर सकते, ठीक है। इसके बाद में हम देखते हैं कि ये समझना होगा कि देखो, ये दोनों कॉन्सेप्ट्स हम जब पढ़ते हैं तो ये हमें समझना होगा कि जो संसाधन की संकल्पना है वो क्या है। वो एक गत्यात्मक संकल्पना है या स्थैतिक संकल्पना है। गत्यात्मक का मतलब कि संसाधन गतिक हैं। गतिक का मतलब कि जो आज संसाधन है वो कल संसाधन नहीं होगा, ठीक है। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपकी तकनीकी इतनी विकसित हो जाएगी या जो पुराने समय में जो संसाधन यूज़ किया जा रहा है उसकी एक्सटर्नलिटीज़ इतनी ज़्यादा होंगी या उसका नकारात्मक प्रभाव इतना ज़्यादा होगा कि वो भविष्य में संसाधन नहीं रह पाएगा। जैसे आप एग्जांपल ले सकते हैं कि जो कोयला है, ठीक है, जो लो ग्रेड कोयला पहले यूज़ किया जाता था, मतलब ख़राब क्वालिटी का उत्खनित कोयला जो आप यूज़ करते थे, उसमें इतने ज़्यादा उससे पोल्यूटेंट्स निकलते थे कि वर्तमान में वो अभी उस कोयले का हम ऊर्जा उत्पादन के लिए उपयोग नहीं कर रहे हैं। तो जो कोयला था वो क्या हो गया, अभी एक संसाधन नहीं रह गया। क्यों नहीं रह गया? क्योंकि उसके द्वारा जो नकारात्मक या एक्सटर्नलिटीज़ उसके द्वारा जो उत्पन्न की गई थी वो हमें वर्तमान में रोक रही हैं कि हम उसका संसाधन के रूप में उपयोग करें। तो इस वजह से क्या है कि जब तकनीकी विकसित होती है तो कुछ संसाधन नए बनते हैं तथा कुछ संसाधन अपनी परिभाषा खो देते हैं। कुछ जो पदार्थ हैं वो अपने को उनका जो संसाधन का दर्जा है वो समाप्त हो जाता है।
ठीक है। जैसे आप एग्जांपल एक और ले सकते हैं, केरोसिन। आज से 10, 15, 20 साल पहले केरोसिन का बहुत ज़्यादा उपयोग होता था, लेकिन उससे पॉल्यूटेंट्स ज़्यादा निकलते थे, ठीक है। तो अभी मोर रिफाइंड फॉर्म ऑफ पेट्रोलियम हम यूज़ करते हैं, जैसे अभी हम यूज़ कर रहे हैं डीजल, पेट्रोल। फ्यूचर में आप देखोगे बायोफ्यूल्स का यूज़ होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो जिनसे हम ये बता सकते हैं कि जो संसाधन है वो गतिक है या स्थैतिक है, ठीक है। तो इसमें आप देखिए कि हमें समझना बहुत आवश्यक है कि संसाधन की संकल्पना एक गतिक संकल्पना है या एक स्थैतिक संकल्पना। तो मानव अपने प्रयास और तकनीकी से प्रकृति के पदार्थों को उपयोगिता और उसका कार्यात्मक गुण प्रदान करता है। मानव क्या करता है? तकनीकी द्वारा जो पदार्थ हैं उनको उपयोगिता और उनकी कार्यात्मकता उनको प्रदान करता है। तकनीकी के माध्यम से वह किसी पदार्थ को उपयोगी बनाता है या उसको कार्यात्मक बनाता है, और इसी प्रकार से वो क्या बनता है? संसाधन बनता है, ठीक है। तो इसके वजह से हम कह सकते हैं कि तकनीकी वो चीज़ है, तकनीकी वो टूल है जिसके माध्यम से संसाधन गतिशील है या गत्यात्मक है, अर्थात संसाधन स्थैतिक नहीं है, ठीक है। अब दूसरी बात है, संरक्षण करें या दोहन करें। तो संसाधनों का दोहन और संरक्षण परस्पर पूरक है, ठीक है। अब संसाधनों का संरक्षण करना क्यों आवश्यक है? संसाधनों की सीमितता, संसाधनों की विरलता, उनकी अनुपलब्धता, उनमें मूल्य वृद्धि आदि अनेक ऐसे कारण हैं जिनके वजह से हमें संसाधनों का संरक्षण करना आवश्यक होगा। जैसे सीमितता, यदि संसाधन सीमित हैं तो यदि हम उनको जल्दी से उपभोग कर लेंगे या उनका अविवेकशील उपभोग करेंगे तो संसाधन समाप्त हो जाएंगे। विरलता, कुछ संसाधन बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक है, या बहुत उनका जो स्पेशल जिस एरिया में पाए जाते हैं वो कुछ विशेष क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं, विरल हैं वो। तो इस वजह से भी अन्य क्षेत्रों को भी उनकी आवश्यकता होती है। तो जो वहाँ जहाँ पर ये संसाधन पाए जा रहे हैं वहाँ उस क्षेत्र के लोगों को भी, ऑल्दो वहाँ पर संसाधन चाहे ज़्यादा होंगे, लेकिन अन्य क्षेत्रों के लोगों को भी चूँकि वहीं से संसाधन लेने हैं तो उनका सीमित उपयोग आपको करना आवश्यक है। मूल्य वृद्धि, यदि संसाधन कम होंगे और उनकी डिमांड ज़्यादा होगी तो ऑब्वियसली जो संसाधन है उनकी मूल्य वृद्धि होगी, मूल्य में उनमें वृद्धि होना प्रारंभ हो जाएगी, ठीक है। तो ये कुछ कारण हैं जिनकी वजह से हमें संसाधनों का संरक्षण करना आवश्यक है। अब यहाँ ये भी समझना होगा कि क्या संसाधनों का उपयोग करना, नहीं उपयोग करेंगे तो उसको संरक्षण कहेंगे? सपोज करो हमारे पास संसाधन है लेकिन हम उनका शून्य उपयोग कर रहे हैं, उनका उपयोग ही नहीं कर रहे हैं, तो वो संसाधन कहलाएंगे? तो डेफिनेटली नहीं कहेंगे। यदि हम उनका मानव अपने उपयोगिता के लिए उपयोग नहीं कर रहा है, मानव के जीवन में उनका कोई उपयोग नहीं है या कुछ उनका कोई भी उपयोग नहीं है, तो हम उनको संसाधन नहीं कहेंगे। तो संसाधनों का उपयोग तो किया ही जाना चाहिए, ठीक है। तो उनका जो अनुपयोग, अप्रयोग, ठीक है, उनका अप्रयोग संरक्षण नहीं है। संसाधनों का विवेकपूर्ण व संतुलित उपयोग ही संरक्षण है, ठीक है, ना कि संसाधनों का अप्रयोग। और संसाधनों की गुणवत्ता में उन्नयन संरक्षण की मूल भावना है। दूसरा बात कि संसाधनों की गुणवत्ता भी प्रभावित नहीं होनी चाहिए। हम जैसे उसको उपयोग कर रहे हैं, उपयोग ऐसे किया जाना चाहिए कि उनकी गुणवत्ता प्रभावित ना हो, ठीक है। तो उपयोग ही संरक्षण है, क्योंकि यदि आप उपयोग ही नहीं करोगे, उसको अप्रयोग ये होगा तो वो संसाधन नहीं कहलाएगा। आप उपयोग करिए लेकिन ऐसे उपयोग करिए कि वो भविष्य में भी संसाधन बना रह सके, ठीक है। संरक्षण का अर्थ बिल्कुल संकीर्ण नहीं है। संरक्षण एक व्यापक शब्द है। संरक्षण की परिभाषा हम बाद में देखेंगे। संरक्षण में आप आकलन, मूल्यांकन, सूचीकरण, उसका वैज्ञानिक दोहन, उसका संतुलित उपयोग और संदृढ़ विकास या सतत विकास या जिसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं, ये संसाधन संरक्षण के मूलाधार हैं, ठीक है। ये कुछ स्टेप्स हैं जो हमें संसाधन संरक्षण करने के लिए आवश्यक होते हैं, ठीक है। अब संसाधनों का वर्गीकरण कैसे किया जाए, ये ऑल्दो हम बाद की क्लासेस में देखेंगे, लेकिन अब देखो संसाधनों के वर्गीकरण करने के बहुत सारे आधार हो सकते हैं। उनकी प्रकृति, कि वो भौतिक संसाधन है, जैविक संसाधन है या मानवीय संसाधन है, ठीक है, या कल्चरल संसाधन है, सांस्कृतिक संसाधन है। तो उसकी प्रकृति के आधार पर हम उसको वर्गीकृत कर सकते हैं। उसकी उपलब्धता के आधार पर हम उसको उपलब्ध कह सकते हैं, ठीक है, कि सब जगह उपलब्ध है या केवल कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में उपलब्ध है, ठीक है, सर्वव्यापी है या कहीं विशिष्ट क्षेत्रों में उपलब्ध है।
इसके बाद में उनका वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर हम कह सकते हैं, एवं उनकी बारंबारता, कितने जल्दी वो रिन्यूएबल होते हैं उसके आधार पर हम कह सकते हैं। प्रयोग उनका कर सकते हैं किस आधार पर, नवीकरणीय है या अनवीकरणीय है। स्वामित्व, सरकार के पास स्वामित्व है, ठीक है, आपके, या फिर उनका किसी व्यक्तिगत उसमें उनका वो है, कंट्रोल है। तो स्वामित्व के आधार पर भी हम उसको परिभाषित या वर्गीकृत कर सकते हैं। तो अभी हम कुछ संसाधन की संकल्पना में जो रिसोर्स का कंसेप्ट है उसमें उसकी परिभाषा को देखते हैं। तो देखो, शब्दों के आधार पर आप देखोगे तो रिसोर्स जो शब्द है इंग्लिश का रिसोर्स, RESOURCE, रिसोर्स से बना है। ये दो शब्दों से मिलकर बना है आपका, री और सोर्स, RE प्लस सोर्स, SOURCE। तो री का जो मतलब है, री का मतलब है रिपीटिशन या बार बार या दीर्घावधि, मतलब लंबे टाइम तक जो चले वो, या उसका रिपीटिशन। और जो सोर्स का मतलब है, मतलब हिंदी में कहेंगे उसको हम साधन। तो इस प्रकार संसाधन वो स्रोत हैं जिन पर मानव समाज दीर्घावधि तक निर्भर रहता है। तो शाब्दिक अर्थ में आप देखोगे तो रिसोर्स का मतलब है कि ये वे स्रोत हैं जिन पर मानवीय समाज बहुत लंबे समय तक निर्भर रहता है, ठीक है। अब कुछ परिभाषाएं देख लेते हैं। एनसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंसेज बोलती है कि मानवीय संसाधन जो है पर्यावरण के वे पहलू हैं। सबसे पहली बात कि ये पर्यावरण से निर्मित है, मतलब ये पर्यावरण द्वारा सृजित किए गए हैं। मानवीय संसाधन पर्यावरण के वे पहलू हैं जिनके द्वारा मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति में सुविधा, और दूसरा है सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति होती है। इनके द्वारा सुविधा प्रदान की जाती है, और दूसरा ये कुछ सामाजिक उद्देश्यों को पूरा करते हैं। तो ये आपकी समाज विज्ञान कोश की परिभाषा है। इंग्लिश में सेम परिभाषा पर मैं आपको बोल देता हूँ। रिसोर्सेज आर दोज एस्पेक्ट्स ऑफ मैन्स एनवायरमेंट विच फैसिलिटेट द सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स एंड द अटेनमेंट ऑफ सोशल ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। मतलब ये सेटिस्फाई करते हैं मानवीय आवश्यकताओं को, और दूसरा अटेन करते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव्स को, कुछ सामाजिक उद्देश्यों को पूरा करते हैं, और मानव की जो आवश्यकताएं हैं उनको सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है। तो ये आपका दो इसमें चीज़ है, सुविधा प्रदाता है और ये सामाजिक उद्देश्यों को पूरा करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। सबसे फेमस जो कोट है कि संसाधन होते नहीं हैं वो बनते हैं, रिसोर्सेज आर नॉट दे बिकम, ये जिमरमैन का है। जिमरमैन का क्लासिफिकेशन हम डिटेल में पढ़ेंगे। ये एक परिभाषा और संसाधनों की जिमरमैन ने दी है। तो जिमरमैन कहते हैं कि संसाधन पर्यावरण की वे विशेषताएं हैं जो मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति में सक्षम मानी जाती हैं, ठीक है। मतलब वो आवश्यकताएं जो वो विशेषताएं जो मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करें, ठीक है, और मनुष्य की क्षमताओं द्वारा, क्षमताओं मतलब तकनीकी द्वारा, मानव अपनी तकनीकी द्वारा उनको उपयोगिता प्रदान करता है, ठीक है। तो फिर एक बार देखते हैं। संसाधन पर्यावरण की वे विशेषताएं हैं जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति में सक्षम मानी जाती हैं, अर्थात जो मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करें। दूसरा, ये आवश्यकताएं को पूरा करने का जो गुण है वो कैसे आएगा संसाधन में, वो आएगा मानवीय तकनीकी द्वारा, ठीक है। तो ये दो, इसमें भी दो कंटेंट हैं। रिसोर्सेज आर फीचर्स ऑफ द एनवायरमेंट विच आर कंसिडर्ड टू बी कैपेबल ऑफ सर्विंग मैन्स नीड, तो मानवीय आवश्यकताएं। दूसरा, दे आर गिवन यूटिलिटी बाय द कैपेबिलिटीज एंड वांट्स ऑफ मैन। तो ये आपकी हो गई जिमरमैन द्वारा दी गई परिभाषा। इसके बाद में मैकनॉल हैं, उन्होंने कहा है कि प्राकृतिक संसाधन वे संसाधन हैं जो प्रकृति द्वारा प्रदान किए जाते हैं और मानव के लिए उपयोगी होते हैं। तो आप सभी परिभाषाओं को देखोगे उसमें उपयोगिता एक मेन कंसर्न है, ठीक है। उसमें यूटिलिटी है, मतलब कोई भी संसाधन तभी संसाधन कहलाया जाएगा जब उसके द्वारा कोई उपयोगिता प्रदान की जा रही है, ठीक है, ठीक है। मतलब उसके द्वारा कोई यूटिलिटी ऑफर की जा रही है। यदि उसके द्वारा कोई यूटिलिटी ऑफर नहीं की जा रही है तो वो एक संसाधन की श्रेणी में नहीं आएगा। Natural resources may be defined as those resources which are provided by nature and which are useful to man, मतलब वो मानव के लिए उपयोगी होना आवश्यक ही है। उसके बाद में स्मिथ एंड फिलिप्स बोलते हैं कि मौलिक रूप से संसाधन वातावरण की वे प्रक्रियाएं हैं जो मानव के उपयोग में आती हैं।
मतलब मानव जो भी वातावरण से अपने उपयोग के लिए चीज़ें लेता है वो आपके संसाधन है, वो एक स्वप्रेरण है, इसमें स्वप्रेरित परिभाषा है। मतलब मानव को जब भी कुछ ऐसी चीज़ लग रही है जो वो अपने पर्यावरण से ग्रहण कर रहा है, ठीक है, और वो उसको कुछ यूटिलिटी दे रही है, तो उसको क्या कहेंगे? संसाधन कहेंगे। फंडामेंटली रिसोर्सेज आर मियरली एनवायरमेंट फंक्शनिंग इन द सर्विस ऑफ मैन। तो इसमें पर्यावरण फंक्शनिंग की, एनवायरमेंटल फंक्शनिंग की बात करते हैं, वो फंक्शनिंग जिससे मानव को फायदा या लाभ पहुंचता है। लास्ट डेफिनेशन देखते हैं हम इसमें संसाधन में, जेम्स फिशर की है। जेम्स फिशर बोलते हैं कि संसाधन वह कोई भी वस्तु है जो मानवीय आवश्यकताओं और इच्छाओं को पूरा करती है। ठीक है, सेम डेफिनेशन, सेम कंटेंट है जो ऑलरेडी हम पहले पढ़ चुके हैं। तो फिशर की परिभाषा भी महत्वपूर्ण है। ये बोलते हैं कि रिसोर्सेज आर एनीथिंग दैट कैन बी यूज टू सेटिस्फाई ए नीड और डिजायर। इसमें आप जोड़ सकते हो ऑफ मैन। ठीक है, तो ये कुछ परिभाषाएं हैं जो संसाधनों की फंक्शनैलिटी को बताती हैं। आगे वाली क्लासेस में हम इन्हीं परिभाषाओं को थोड़ा डिटेल में देखेंगे, कुछ कैरेक्टर्स देखेंगे कि जो ये संसाधन की परिकल्पना है या संकल्पना है वो कैसे एक फंक्शनल संकल्पना है। ठीक है, तो आज के लिए इतनी परिभाषाएं काफ़ी हैं। नेक्स्ट क्लास में हम संसाधनों की संकल्पना पर आगे विचार करें। थैंक यू वेरी मच।